हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। आप सबको पता है हमने एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर दी है बिजनेस स्टडीज की। अब जो चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं उसका नाम है स्टाफ लीडरशिप। फिर से वही चीज, सारे पॉइंट जो हमें कवर करने हैं फटाफट लिख लो। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं इसमें? मीनिंग ऑफ स्टाफ लीडरशिप, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लीडरशिप स्टाइल, जिसमें 3 लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। इसको फ्री रेन भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद लीडरशिप कंटिन्यूअम या कंटिनम, इसको दोनों तरीके से बोला जा सकता है। सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है, एंड द मैनेजरियल ग्रेड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है भाई? मैनेजरियल ग्रेड इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप कंटिनम इंपॉर्टेंट है और लीडरशिप स्टाइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिचुएशनल लीडरशिप बहुत आसान होता है, समझ में आ जाएगा। आओ भाई, लीडरशिप स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं आपके बिजनेस स्टडीज में जो मिलती जुलती होती हैं। एक मोराल, मोटिवेशन। मोटिवेशन और लीडरशिप फर्क क्या है? देखो, मोराल तो स्टेट ऑफ माइंड था, मोटिवेशन क्या था? अर्ज टू डू समथिंग, इट बिगिंस विद द अनसेटिस्फाइड नीड। लीडरशिप क्या होता है? जब भी लीडरशिप की बात आ जाए तो दिमाग में ये रखना, जैसे नाम मोदी जी को रख लो भाई। मोदी जी क्या है भाई? हमारे देश के लीडर हैं, ठीक है। अब उनके अंदर क्या है कि वो उनकी बातों में लोग आते हैं, ठीक है। सो जब भी वो बोलते हैं लोग सुनते हैं, जैसा वो बोलते हैं लोग करते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, अरे घंटी बजाओ, छत पे जाओ, थाली बजाओ, लोग बजाने लगते हैं। अरे वाह, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो लीडर कौन होता है? द वन हु इन्फ्लुएंसेस द पीपल, जिसकी लोग बात सुने, ठीक है। जिसकी लोग बात सुने या जिसकी वजह से लोगों का बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप से। तो लीडरशिप से पहले जानो लीडर कौन होता है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। एक ऐसा बंदा जो लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस लाता हो। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं: लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटीज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। एवरी मैनेजर, if he wants to make the things, if he wants to achieve the targets, if he wants the that subordinates are will do listen to him, he has to have certain leadership skills within him, ठीक है। सो एक चीज है, हमें पता होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, कि अपना काम दूसरों से निकाल लो। एक मैनेजर करता क्या है? उसके नीचे 10 लोग होते हैं, 10 लोगों से वो कहता है कि भाई मेरे को सबको एक एक काम बांट देता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम निकलवाता है। अगर उसके अंदर प्रॉपर लीडरशिप स्किल नहीं हुई तो क्या वो मैनेजर अच्छा मैनेजर होगा? क्या वो उन लोगों से काम निकलवा पाएगा अपने सबऑर्डिनेट से? नहीं। सो एक अच्छा लीडर वही होता है, एक मैनेजर एक अच्छा लीडर तभी बनता है जब वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि भैया आप मेरे लिए काम करें, ठीक है। और आप अपने पोटेंशियल को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो समहाउ एक तरीके से ये मिलता जुलता है, लेकिन की टर्म्स अगर निकालोगे मोटिवेशन और लीडरशिप के, तो कैसे कहता है कि भाई मोटिवेशन कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, और ये क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू टेक एक्शन, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? आगे बढ़ते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीडरशिप और मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट बहुत बड़ा टर्म होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है जिसमें कई सारी चीजें आती है। मैनेजमेंट में कई सारी चीजें आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर आती है ये सारी चीजें। एचआरएम वगैरह, एचआरएम स्टाफिंग वगैरह फंक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। एचआरएम के अंदर आता है स्टाफिंग, और स्टाफिंग से रिलेटेड सारे अप्रेजल, परफॉर्मेंस, ये जॉब एनालिसिस, ये सब एचआरएम का पार्ट होता है। फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं। उसी के अंदर एक फंक्शन, इन्हीं फंक्शन का एक सब पार्ट है लीडरशिप। जैसे एक डायरेक्टिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्टर एक एक्टर को क्या करता है भाई? डायरेक्शन देता है कि इमोशन ये होना चाहिए, कैमरा इधर रहेगा, आपके चेहरे पे ये इमोशंस होने चाहिए, आपको गुस्सा दिखाना, क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक डायरेक्टर एक एक्टर को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है। इसी तरीके से डायरेक्टिंग का एक सब पार्ट आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? डायरेक्टिंग का सब पार्ट है, और डायरेक्टिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। तो मैनेजमेंट बड़ा टर्म है और लीडरशिप उसका पार्ट है छोटा सा, ठीक है। उसके एक वन ऑफ द फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट है। अब ये पॉइंट दिमाग में रख के इसका डिफरेंस पढ़ो।
सबसे पहला कह रहा है कि लीडरशिप पॉसिबल कब होती है, बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। भाई इनफॉर्मल ग्रुप्स में भी होता है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में भी होता है, एक अनऑर्गेनाइज ग्रुप में भी लीडरशिप पॉसिबल है। लेकिन मैनेजमेंट तब होता है जब मैनेजर होता है, और मैनेजर कब होता है, जब भाई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ होती है। तो कह रहा है मैनेजमेंट इज पॉसिबल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ओनली। ठीक, नेक्स्ट, लीडरशिप कहां से स्टार्ट, भाई लीडर कैसे लीडर बनता है, भाई लीडर ऐसे थोड़ी बनता है कि आप अकेले चिल्ला रहे हो हम लीडर है, नहीं, उसके पीछे फॉलोवर होते हैं। और मैनेजर कब बनते हैं, जब भाई आपको एक जॉब पोजीशन मिलती है एज अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। सो लीडरशिप में क्या है कि हु डिराइव्स अथॉरिटी, अथॉरिटी इज डिराइव्ड, derives his authority, a leadership derives his authority from his follower. And in management authority, manager derives his authority from mainly official position, जिस भी official position पे वो है। अब official position किसके थ्रू आई होगी, मैनेजमेंट के थ्रू, कि तुम फलाने मैनेजर हो, तुम ढिकाने मैनेजर हो, तुम सेल्स में हो, तुम फाइनेंस में हो। ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि तुम्हारी जॉब पोजीशन क्या होनी है। ठीक, लास्ट कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स पीओएसडीसी। व्हाट इज दिस पीओएसडीसी, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक मैनेजर लगातार प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्ट करता है उस स्टाफ को, और रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है अपने फेवर में। सो मैनेजमेंट बड़ा टर्म है और लीडरशिप उसी मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग फंक्शन का पार्ट है। क्लियर, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लीडरशिप स्टाइल्स, कि लीडरशिप स्टाइल कितने तरीके की होती है। भाई देखो, एक होता है लीडर और एक होते हैं फॉलोवर। अब ये उसके तौर तरीके के ऊपर होता है। अब जैसे एक है लीडर चाइना में, वहां क्या है, डिक्टेटरशिप है। एक है भाई इंडिया, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, कि भाई फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, अब एक तरीके की डिक्टेटर। अब इसके अलावा एक होती है फ्री रेंज, जहां जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, जैसे नीदरलैंड्स, कि आप अपने हिसाब से काम करिए, हमें कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करिए, आपको पूरा राइट है अपने हिसाब से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने का। ठीक है, नाउ हमने इसी बेसिस पे लीडरशिप स्टाइल्स को बांटा। एक होती है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव मतलब क्या है, सारी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, एक इकलौता मैनेजर उसके पास, जो वो बोलेगा वो फॉलोवर्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी होती है डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि जहां पर वाद विवाद होता है, कि भैया हमने टारगेट लिया है, क्या अचीव कर सकते हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है, भाई सबॉर्डिनेट्स इनपुट दे रहे हैं, भैया अपने सीनियर को, सीनियर इनपुट दे रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो भैया यहां पर मिलजुल के काम हो रहा है। ये होता है लीडरशिप डेमोक्रेटिक स्टाइल। और फ्री रेन या लेजिस्फेयर थर्ड वाला जो है हमारा, वो कौन सा होता है, जब लीडर पूरी तरीके से खुली छूट दे दे, मैनेजर खुली छूट दे दे कि अपने हिसाब से टारगेट लो, अपने हिसाब से तुम काम करो, मुझे मतलब नहीं, बस ऑन टाइम काम कंप्लीट करके दे देना, इट्स योर कॉल। तो यहां पर तीन तरीके से लीडरशिप क्लासिफाई होती है। पहला, वे डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड और बॉस सेंटर्ड। ये होती है कौन सी, बॉस सेंटर्ड। ठीक, दूसरी कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक, जहां दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और तीसरा होता है लेजिस्फेयर, कह रहा है सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसेस एंड मेथड। मैनेजर करता है बस काम करके दे दो, बाकी जैसा तौर तरीका है तुम जानो। ठीक, आओ इसी बेसिस पे एक डिफरेंस तैयार करा गया था, डिफरेंस नोट कर लो क्या कह रहा है। तो ऐसे समझना, अथॉरिटेटिव चाइना, डेमोक्रेटिक इंडिया और लेजिस्फेयर में नीदरलैंड्स आ जाएगा। आगे बढ़ते, याद रखने की एग्जांपल, अगर ये तुमने उसमें लिख दिया ना कि नीदरलैंड और अथॉरिटेटिव, तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि तो पॉलिटिकल साइंस घुसेड़ रहे हो। ठीक, अथॉरिटेटिव क्या हो गया, जैसे डिसीजन मेकिंग में कह रहा है लीडर टेक्स ऑल डिसीजन हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स। डेमोक्रेटिक में क्या है, लीडर कंसल्ट सबऑर्डिनेट्स ऑन ऑल प्रपोज्ड एक्शन। लेजिस्फेयर में क्या है, सबऑर्डिनेट अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स टेक डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग एक में लीडर के हाथ में है, एक में कंसल्ट किया जा रहा है, और एक में किसके हाथ में है, सबऑर्डिनेट्स के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन। अथॉरिटेटिव क्या है कि भाई जो हमने लीडर ने बोल दिया वही फॉलो किया जाएगा, आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं हो रही है। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट,
डेमोक्रेटिक में क्या है भाई, डाउनवर्ड भी है अपवर्ड भी है भाई, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को सजेशन दे रहा है, ठीक, टू वे कम्युनिकेशन। और लेजिस्फेयर में क्या है, कोई किसी से भी बात कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इनिशिएटिव टू सबऑर्डिनेट। देखो यहां पर सबऑर्डिनेट का कोई रोल नहीं है, अथॉरिटेटिव में कोई रोल नहीं, नो स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट। यहां पर स्कोप है इनिशिएटिव, स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट फॉर सबऑर्डिनेट। और इससे ज्यादा किस में स्कोप है, लेजिस्फेयर में भाई, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, सबऑर्डिनेट। तो कह रहा है फुल स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है ये जान लो। डेलीगेशन का मतलब होता है, यहां लिख लो, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है डेलीगेशन क्या होता है, यहां पर कोई अथॉरिटी डेलीगेट होती है, अथॉरिटेटिव में तो कुछ नहीं है, सारा काम सब क्या है, सारी अथॉरिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास है, वो है तुम्हारा मैनेजर। इस तरीके की लीडरशिप में क्या कह रहा है, कंप्लीट कंट्रोल, नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पर क्या है कि भाई थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है कि थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम तुम करो, तो ये डेमोक्रेटिक होती है। जैसे आज की डेट में क्या है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सारा काम अकेले मोदी जी नहीं करते हैं, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री बांट रखी कि तुम हेल्थ देखोगे, तुम फाइनेंस देखोगे, तुम डिफेंस देखोगे, इस तरीके से क्या है, सबको थोड़ी 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 अथॉरिटी दे रखी है। ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज देयर व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेटिक स्टाइल। और लेजिस्फेयर में क्या है कि सारा का सारा काम सबऑर्डिनेट देखते हैं, तो कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4, फोकस। अथॉरिटेटिव का फोकस बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक का फोकस ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है, और लेजिस्फेयर का सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है। मैंने यहां पर शायद सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, चलो सही है, ठीक है। तो लेजिस्फेयर क्या है, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। क्लियर, यहां पर सारा फोकस किस पे होता है, सबऑर्डिनेट्स पे। आगे बढ़ते हैं। 5 हो गए, एक पॉइंट और कवर करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं। कह रहा है ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो कह रहा है नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। आई स्टाइल, आई स्टाइल मतलब क्या है, जो मैंने कहा वही सुना जाएगा, जो मैनेजर, जो लीडर बोल दिया, जो मैनेजर ने बोल दिया वही सबको फॉलो करना है, बाकी कोई आइडिया, कोई इनिशिएटिव किसी से नहीं लिए जा रहे हैं। तो यहां क्या है, कोई स्कोप नहीं है ग्रोथ का या डेवलपमेंट का। सबसे फिर उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या रहा है, वी स्टाइल लीडरशिप। क्या कह रहा है, वी स्टाइल, यानी यहां पर कोई ना कोई स्कोप है इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी का। और यहां पर क्या है, थर्ड में यू स्टाइल लीडरशिप है। यू स्टाइल मतलब सारा काम तुम करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या सोचते हो। तो यहां पर क्या, फुल स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। ये हो गया हमारा क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पॉइंट। अब हमने कौन कौन से टॉपिक खत्म कर लिए, जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट। हमारा खत्म हो गया मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, स्टाफ लीडरशिप, डिस्टिंक्शन बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद से कवर करो, एकदम हलवा पूड़ी बनने नहीं मिलेगा तुमको कि सब खुद ही से करे जा रहे हैं। ठीक, लीडरशिप कंटिन्यूम पे आते हैं भाई। चलो बढ़िया टॉपिक आया, लीडरशिप कंटिन्यूम। देखो दो दो फिलोसफर थे, एक तरीके के रॉबर्ट टेननबाउम और वॉरेन स्मिट्स, ये दोनों यूएसए के थे। इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला किसका, लीडरशिप कंटिन्यूम का। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके की लीडरशिप चल रही है। हाँ, ऐसे फ्लो होती रहती है कि पहले बॉस सब कुछ करता है और धीरे 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 सारी अथॉरिटी किसके पास चली जाती है, सारी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स के पास चली जाती है। इनिशियली एक बॉस है जो आइडिया लेता है, इनिशियली एक बॉस है जो एक प्लान सुनाता है, लेकिन धीरे 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 एग्जीक्यूशन होते होते वो सब किसके पास चला जाता है, सबऑर्डिनेट के हवाले हो जाता है, बॉस सिर्फ आइडिया देके रह जाता है। तो इन्होंने कहा कि इट इज अ फिलोसफी, इट इज अ कंसेप्ट डिजाइन बाय रॉबर्ट टेननबाउम। ये नाम याद रखना कंटिन्यूम के हिसाब से, लीडरशिप, इट इज अ कंसेप्ट डिजाइन बाय रॉबर्ट टेननबाउम एंड वॉरेन स्मिथ ऑफ यूएसए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये सजेस्ट किया दैट लीडरशिप स्टाइल इज वेरिंग डिग्री ऑफ यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर एंड एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट।
पहले स्टार्टिंग में सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? एक लीडर के पास, और धीरे 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 वो किसके पास चली जाती है भाई? फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट। तो इसका मतलब समझा, एरिया ऑफ फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट। पहले स्टार्टिंग में सब कुछ बॉस बताता है कैसे करना है, क्या काम होगा, क्या प्लान है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और धीरे 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 सब लोग कौन करते हैं? ये सबॉर्डिनेट्स हैं जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं काम को। तो कह रहा है ये लीडरशिप स्टाइल किसी एक तरीके से नहीं हो सकती कि सारा काम जैसे बॉस ने कह दिया वैसे ही होगा, नहीं। धीरे 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 हमें मूव करना पड़ता है फ्रॉम बॉस सेंटर्ड टू सबॉर्डिनेट सेंटर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यही है लीडर कंटिन्यूम। क्या कह रहा है? इट सजेस्ट दैट लीडरशिप स्टाइल इज varying degree of the use of authority by leader and area of freedom for subordinate। अब एक डायग्राम दिया गया था कुछ इस तरीके का, इसमें आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में देखो सबसे ज्यादा क्या है? यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द बॉस। स्टार्टिंग में क्या है भाई? ये एरिया ज्यादा है। स्टार्टिंग में क्या है? ये एरिया है अथॉरिटी, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बॉस की अथॉरिटी कम होती जा रही है, और रोल किसका? सबॉर्डिनेट्स का रोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, बॉस की अथॉरिटी एक टाइम पे सबसे ज्यादा थी, उसके बाद एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबॉर्डिनेट्स ज्यादा है। तो ये ऐसे ही काम करता है लीडरशिप कंटिन्यूअम, कि स्टार्टिंग में सारा काम बॉस को करना पड़ता है, और धीरे 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 क्या होता है? ये सारी चीजें किस पे छोड़ दी जाती है? सबॉर्डिनेट पे। तो इन्होंने रॉबर्ट टैननबाउम ने एक कंसेप्ट प्रोवाइड किया कि किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे ये लीडरशिप स्टाइल वेरी करती है। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि हर वक्त बॉस काम करेगा, या जरूरी नहीं कि सारा काम सबॉर्डिनेट करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एक स्टेजेस बना दी इन्होंने लीडरशिप की, और वो स्टेजेस कितनी थी? 7 स्टेजेस थी। अब देखो 7 स्टेजेस में कैसे पता चल रहा है, एक एक करके अगर स्टेजेस पढ़ोगे तो क्या निकल के आ रहा है देखो फटाफट। सबसे पहले कह रहा है स्टार्टिंग में कि भाई मैनेजर मेक्स डिसीजन एंड अनाउंसेज इट। कोई प्रोडक्ट लॉन्च की बात हुई, कोई आइडिया आया, तो वो सबसे पहले कौन बताएगा? बॉस बताएगा। पॉइंट नंबर 1, यहां पर सबसे ज्यादा काम किसका है? बॉस का है। ठीक है, देखो ये वाला एरिया। ठीक, फिर जैसे से आगे बढ़ते जा रहे हैं बॉस का रोल कम होता जाएगा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ आए। क्या हुआ? मैनेजर सेल्स द डिसीजन। वो थोड़ा एक्सप्लेन करेगा अपने आइडिया को, कि उसने एक प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, पहले बता दिया हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बताएगा कि यार देखो हम ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इसको इस तरीके से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां क्या है? he is selling his decision, he is selling his idea about different product, तो मैनेजर सेल्स हिज डिसीजन। थर्ड, धीरे धीरे क्या हुआ? मैनेजर प्रेजेंट्स आइडिया एंड इनवाइट्स क्वेश्चन। जब वो पूरा आइडिया प्रेजेंट करता है तो कहता है भाई अब बताओ तुम्हारे को कोई डाउट। इनवाइट्स क्वेश्चन मतलब स्कोप ऑफ चेंजेस अगर है तो बताइए क्या है। पहले क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, जब डिस्कशन होगा उसके बाद फाइनल चेंजेस कर दिए जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट के बाद आता है क्या? फोर्थ। देखो फोर्थ पे क्या है कि धीरे 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 बॉस का रोल कम होता जा रहा है और सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट पे आओ, देखो क्या हो रहा है। कह रहा है मैनेजर प्रेजेंट्स टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज। टेंटेटिव डिसीजन, उसने एक टेंटेटिव डिसीजन लिया है, लेकिन उसमें भी अभी चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे देखो क्या है। फिफ्थ पॉइंट में हमने वाद विवाद किया, भाई सबॉर्डिनेट्स ने थोड़े आइडिया दिया और बताया कि यार सर आपने जो प्लान बताया था इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और जैसे ही वो चेंजेस हमने एक्सेप्ट किए, टेंटेटिव डिसीजन में हमने चेंजेस किए और फाइनल हम लेके आए। तो कह रहा है मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स, गेट सजेशन एंड टेक डिसीजन। भाई मैनेजर ने प्रॉब्लम प्रेजेंट करी उनके सजेशंस में, ठीक है, उसके बाद एक डिसीजन लिया। तो पहले टेंटेटिव डिसीजन था जिसमें चेंजेस आ सकते थे, डिस्कशन हुआ, प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई, उसके बाद हमने चेंजेस फाइनल कर दिए। आगे बढ़ते हैं। मैनेजर्स डिफाइंस द लिमिटेड। सेवेंथ पॉइंट पे, सेवेंथ पॉइंट पे क्या है? सेवेंथ पॉइंट पे देखो सब कुछ कहा है सबॉर्डिनेट करेंगे, लेकिन मैनेजर ये कहता है कि सुनो तुम्हारे सबका क्या काम है, किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस हद तक डिसीजन ले सकता है, ये चीज डिफाइन करता है और आखिरी में छोड़ देता है काम उनको करने को। तो ये क्या कह रहा है कि मैनेजर डिफाइंस द लिमिट एंड आस्क द ग्रुप टू मेक डिसीजन। और सेवेंथ में क्या कह रहा है? मैनेजर परमिट सबॉर्डिनेट्स टू फंक्शन विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय
हिम कि भाई आपको आपकी डिसीजन, आपको आपकी लिमिट्स पता चल गई हैं, आपको आपका एरिया ऑफ वर्किंग एरिया पता चल गया है, एरिया ऑफ स्कोप पता चल गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डिसीजन आप ले सकते हो, किस हद तक आपके डिसीजन होने चाहिए, कौन सी ऑपरेशनल एक्टिविटी तक आप डिसीजन ले सकते हो और कौन सी ऑपरेशनल एक्टिविटी आपके दायरे के बाहर है, वहां तक आप नहीं डिसीजन ले सकते हो। तो पहले 6th पॉइंट में हमने क्या किया, मैनेजर ने क्या किया, एक लिमिट सेट करी और जब वो लिमिट क्लियरली स्टेट हो गई लोगों को तो अब उनसे बोला भाई इसी दायरे के अंदर अपना काम करो, ठीक है, अब तुम जानो मैं काम जाने। मैनेजर ने आइडिया प्रेजेंट करने से लेके, आइडिया आने से लेके, उसको बेचने से लेके, उसमें टेंटेटिव चेंजेस करने तक धीरे धीरे जो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर है, जो लीडर है, लीडरशिप है स्टाइल, उसमें चेंजेस आ रहा है। पहले सब कुछ मैनेजर कर रहा था, अब कौन कर रहा है, धीरे धीरे ये सारी चीजें, सारे पावर किसके हाथ में जा रही है, सबऑर्डिनेट के हाथ में। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीडर, दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली कॉल्ड एज लीडर कंटिन्यूम। किसने दिया था, रॉबर्ट टेननबॉम और वॉरेन श्मिट्स ने, ठीक। ठीक, इसको, इस क्वेश्चन को तुम लोग आराम से लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है, पूरा लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करना, कोई स्कोप मत छोड़ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है सिचुएशनल लीडरशिप, आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। सिचुएशनल लीडरशिप देखो क्या कह रहा है, तो बहुत आसान सी चीज है। सिचुएशनल लीडरशिप नाम में ही है कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त तुम ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लेके चलो या डेमोक्रेटिक लीडरशिप ले चलो, ये डिपेंड करता है टास्क पे, सिचुएशंस पे, अब परफॉर्मेंस एबिलिटीज पे कि तुम किस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी लेके चलोगे, किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए। तो कह रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली किसी एक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं करती है, उसको हमेशा सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है, कह रहा है लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, नो सिंगल स्टाइल इज सक्सेसफुल इन ऑल सिचुएशन। यानी मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। कह रहा है सिचुएशन, अब सिचुएशंस का मीनिंग समझ लो क्या है। कह रहा है सिचुएशन मींस टाइप्स ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म, एबिलिटी, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फॉलोअर, ये सारी चीजें देख के डिसाइड किया जाता है कि हम ऑटोक्रेटिक रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, लेजिस फेयर रखेंगे। तो जैसी जैसी सिचुएशन होती है वैसी वैसी लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। कोई एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट नहीं फॉलो की जाती है। ये थी सिचुएशनल लीडरशिप। आई सपोज यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपका कोर रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं मैनेजरियल ग्रिड पे। अच्छा, मैनेजरियल ग्रिड क्या है, देखो मैनेजरियल ग्रिड एक कंसेप्ट था, ये जो थ्योरी थी ये डिफाइन की थी रॉबर्ट ब्लेक ने एंड जेन मोर्टन ने, ठीक। इन्होंने बोला कि हम ग्राफिकली बता सकते हैं 2 डायमेंशंस को लेके कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल कब फॉलो की जाती है, ठीक। तो उन्होंने कहा दे हैव प्रेजेंटेड ग्राफिकल मॉडल ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स और बिहेवियर। अभी तक हमने लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ा, 3 तरीके की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। फिर हमने पढ़ा भाई लीडरशिप कंटिन्यूम क्या होता है, किस तरीके से लीडरशिप कंटिन्यू होती है, कि पहले बॉस सेंटर्ड होती है और फिर सबऑर्डिनेट सेंटर्ड हो जाती है और उसकी 7 स्टेजेस। फिर हमने पढ़ा कि सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है, जिसमें हमने ये जाना कि जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में एक तरीके की लीडरशिप स्टाइल फॉलो हो, जैसी जैसी सिचुएशन में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे लीडरशिप स्टाइल में चेंजेस आते हैं। नाउ अब एक आया मैनेजरियल ग्रिड। इन्होंने कहा, ये रॉबर्ट ब्लेक और जेन मोर्टन ने कहा कि हम ग्राफिकल मेथड बताएंगे कि किस तरीके से किस पॉइंट पे मैनेजर कौन सी लीडरशिप स्टाइल रखे, डिपेंडिंग अपॉन द 2 डायमेंशन। और वो 2 डायमेंशन क्या थे, डायमेंशन 2 थे कि पहली चीज, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 कंसर्न होते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और दूसरा प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोग भी हमारे साथ हाई मोरल, हाई मोटिवेटेड रह के साथ रहे। अब पता चला हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में लोगों को सुनाना चालू किया और लोग भाग गए, लोग नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट असेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर काम करने वाले लोग होते हैं, ना ही फिजिकल एसेट ना ही फाइनेंशियल एसेट, वो सिर्फ लोग होते हैं, दैट इज ह्यूमन एसेट। सो इन्होंने कहा कि लीडरशिप स्टाइल ऐसी होती है जिसमें 2 डायमेंशन होंगे। एक डायमेंशन होगा जो कंसर्न करेगा रिगार्डिंग पीपल, कंसर्न फॉर पीपल, और दूसरा डायमेंशन होगा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इस बेसिस पे इन्होंने 5 कॉम्बिनेशन दिए, हम 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं। अब वो 5 कॉम्बिनेशन कौन कौन से दे, देखो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। एक तरफ देखो तुमको क्या दिया गया यहाँ पे,
एक तरफ दिया गया कंसर्न फॉर पीपल ऑन द स्केल फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब हाई कंसर्न, 1 मतलब लो कंसर्न, और दूसरी तरफ एक्स एक्सेस पे दिया है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 1 से लेके 9 तक, 1 बीइंग लोवेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल, 9 बीइंग हाईएस्ट कंसर्न फॉर द पीपल। अब कितने पॉइंट दिए गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 कॉम्बिनेशन बनाए। अब पांचों के पांचों कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? मैं इसको इधर कर रहा हूं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन का नाम जो था वो था इम्पॉवरिस्ट। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज इम्पॉवरिस्ट। इम्पॉवरिस्ट क्या है? 1:1। 1:1 में मतलब तुम देखो क्या है, कह रहा भाई देखो कंसर्न फॉर पीपल भी लो है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो है, यहां बस काम चल रहा है। ठीक है, मैनेजर एकदम लोगों को बिल्कुल एंटरटेन भी नहीं कर रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं है कि काम हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है कि नहीं, लोग हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो ये होता है इम्पोवरिस्ट। नेक्स्ट जो होता है हमारा कंट्री क्लब। नेक्स्ट हमारा कंट्री क्लब। कंट्री क्लब के क्या कॉम्बिनेशन है? 1:9। 1:9 मतलब क्या है कि प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लोग हमारे साथ रहने चाहिए। मैनेजर ह्यूमर करेगा, एंटरटेन करेगा किसी भी कीमत पे कि भाई लोग जुड़े रहे, लोग अभी जरूरी है। तो क्या है, वेयर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज रियली लो बट कंसर्न फॉर द पीपल इज रियली हाई। 1:9 एक्स और वाई एक्सिस पे मार्क करते थे कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स मार्क करना नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सब क्लास 9 10 की बातें हैं ये। थर्ड आता है हमारा 5:5, मतलब क्या है कि बराबर बराबर कंसर्न है, मैनेजर फोकस्ड है दोनों ही तरफ। लीडरशिप स्टाइल ऐसी है जिसमें बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है कि हमारा प्रोडक्शन भी बराबर चले और लोग भी हमारे साथ रहे। तो ये 5:5 जिसको हम लोग बोलते क्या है, मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड, जिसमें बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है दोनों का ही। भाई प्रोडक्शन भी 5 है, कंसर्न फॉर पीपल भी 5 है, दोनों ही चीजें लेके चली जा रही है। बहुत अच्छी चीज है, ये बेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टास्क मैनेजमेंट। फोर्थ इज टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट इज 9:1। नाम में ही मीनिंग छुपा है, टास्क मैनेजमेंट का मीनिंग नाम में ही छुपा है कि भाड़ में गया कंसर्न फॉर द पीपल, टारगेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। हेयर कंसर्न फॉर द पीपल इज रियली लो, ठीक, बट बट कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन इज रियली हाई। प्रोडक्शन 9 है और पीपल लो, 9:1। ठीक, क्लियर क्लियर। हाइयर एफिशिएंसी इज मेंटेन, मैनेजर सारे कर्म करता है कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो ऑन टाइम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज टीम मैनेजमेंट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है टीम मैनेजमेंट, ये वाली। 9:9 हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है कि भाई प्रॉपरली तुम्हारा देखो दोनों ही चीजें 9:9 मतलब कंसर्न फॉर पीपल भी बराबर हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है। मैनेजर प्रोडक्शन भी खूब कर रहा है और मेंटेन कर रहा है कॉर्डियल रिलेशंस हर तरफ से, किसी को नहीं जाने दे रहा है नौकरी छोड़ के। तो ये एक लीडरशिप स्टाइल हाइपोथेटिकल इसलिए मैंने बोला क्योंकि हर चीज पॉसिबल नहीं है। बेस्ट सुटेबल कौन सी होती है हमारी? मिडिल ऑफ द रोड। एक मिडिल ऑफ द रोड आपकी बेस्ट सुटेबल मानी जाती है। ठीक, तो इस तरीके से मैनेजमेंट ग्रिड तैयार होती है। अब आपको क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के 3 3 4 4 की टर्म याद कर लेने हैं, कहानी खत्म। ठीक है, कौन कौन से? इम्पावरिस्ट, कंट्री क्लब, मिडिल ऑफ द रोड, टास्क मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। और हो सके तो ये ग्राफ बनाना सीख जाओ। ये ग्राफ बनाया ना जिसमें 9:9 के हिसाब से कॉम्बिनेशन है, टोटल 81 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक तरफ एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस लेके 9:9 के हिसाब से 9 9 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मार्क कर लेना। तो चाहो तो ये ग्राफ याद कर लो, चाहो तो ये पॉइंट याद कर लो। मेरी मानो पॉइंट याद कर लो, ग्राफ तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा अगर ये तुम्हें कोऑर्डिनेट्स याद रह गए। ठीक है, यहां होता है हमारा आपका चैप्टर स्टाफ लीडरशिप खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, नोट्स बनाते रहो।